BBMKU सेमेस्टर 4 वाले विद्यार्थियों के लिए जिनका भी सेशन 24 से 28 है दोस्तों, उनके लिए हम लोग AEC हिंदी का VVI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ दोस्तों, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका भी AEC हिंदी होगा। यहाँ दोस्तों आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए पहला जो तरह हो गया वो किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, तो पहला आपको पूछा जाता है जिस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन होता है, जिसे देख लीजिए आपका जो पहला हो गया, ठीक है, उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा जो आपका है दोस्तों वो आपको पत्र लेखन बोल देगा, अनौपचारिक पत्र बोल देगा, औपचारिक पत्र बोल देगा, या तो फिर आपको एक निबंध लिखने बोल देगा। तो उसका भी हम लोग ट्रिक देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, जो भी VVI क्वेश्चन है, उसके बाद उसका कुछ ट्रिक दे देंगे, आपको फॉर्मेट दे देंगे जो आपको कर लेना है। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या समझते हैं आप, और साथ ही साथ इसके प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये हर हाल में अच्छे से कर लेना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आंसर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको रटना नहीं है, जितना ज़्यादा हो सके समझने है। तो देखिए आंसर है दोस्तों कि प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य हिंदी के उस व्यवहारिक रूप से है जिसका प्रयोग किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए, यानी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, काम के लिए, व्यवसाय के लिए, या फिर जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है, वही हमारा प्रयोजन मूलक हिंदी होता है। और भी इसे और भी डिटेल में समझेंगे दोस्तों। देखिए यह जो प्रयोजन मूलक हिंदी है दोस्तों वो दो शब्दों से मिलकर बना। पहला हो गया प्रयोजन, इसका मतलब होता है उद्देश्य, आवश्यकता या फिर काम, और इस दूसरा है दोस्तों मूलक शब्द, यानी कि इसका होता है आधारित या फिर समृद्ध, ठीक है। तो ये दो शब्दों से मिलके बना। देखिए डिटेल में सरल शब्दों में हम लोग समझेंगे कि जीवन की दैनिक आवश्यकताओं, प्रशासनिक कार्यों, व्यापार, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में जिस मानक हिंदी का प्रयोग होता है उसे ही हम लोग दोस्तों प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। यह सामान्य बोलचाल की घरेलू भाषा और साहित्यिक भाषा, यानी कि काल्पनिक और काव्यात्मक भाषा से पूरी तरीका से अलग होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी था। देखिए एक परिभाषा दिया गया है जो कि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार दिया गया है दोस्तों। तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कहा गया है कि प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य हिंदी के उस रूप से है जो विज्ञान, तकनीक, विधि, संचार और अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये परिभाषा डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार दिया गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन रहा, जिसमें हम लोग अर्थ वगैरह, परिभाषा वगैरह अच्छे से समझ लिए दोस्तों। अब चलिए इसकी विशेषताएं देखेंगे। तो देखिए आखिर प्रयोजन मूलक हिंदी की मुख्य विशेषता क्या क्या है। तो देखिए पहला हो गया हमारा दोस्तों अनुप्रयुक्तता, यानी यह पूरी तरीका से जो है दोस्तों वो व्यवहारिक और उपयोगी ही होता है। दूसरा देखिए वैज्ञानिकता और सटीकता, यानी इसमें शब्दों का अर्थ जो है वो निश्चित और स्पष्ट होता है। फिर देखिए अगला विशेषता है दोस्तों कि एकार्थता, ठीक है, एकार्थता यानी साहित्य भाषा की तरह इसमें एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, यानी एक शब्द का बहुत सारा अर्थ होता है, यानी एक शब्द का बहुत सारा अर्थ नहीं होता है। जिस तरीके से साहित्य भाषा में क्या होता है, तो एक शब्द का बहुत सारा अर्थ होता है दोस्तों, लेकिन इसमें एक शब्द का बहुत सारा अर्थ नहीं होता है, बल्कि सीधा अर्थ होता है, ठीक है। तो ये हमारा विशेषता है। अगला देखिए अगला विशेषता है दोस्तों परिभाषिक शब्दावली, ठीक है। परिभाषिक शब्दावली, इसमें विशिष्ट क्षेत्रों के लिए निर्धारित तकनीक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी जो है प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रमुख देखिए हमारा हो गया विशेषता दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं कि हमारा जो प्रयोजन मूलक हिंदी है दोस्तों उसका प्रमुख क्षेत्र। तो ये प्रमुख क्षेत्र आपको जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका था इसी तरीका क्वेश्चन। तो देखिए ये लिखा है दोस्तों कि आधुनिक युग में ज्ञान विज्ञान के विकास के साथ प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो गए हैं, बहुत ही बड़ा हो गए हैं। मुख्य क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्षेत्र है हमारा कार्यालयी या फिर प्रशासनिक क्षेत्र दोस्तों। आखिर ये क्या है वो समझेंगे। तो यह प्रयोजन हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत राजभाषा सरकार, यानी भारत सरकार की राजभाषा होने के कारण सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में, यानी सरकारी कामों में और बिना सरकारी कामों में इसी रूप का प्रयोग होता है, कार्यालयी और प्रशासनिक रूप का। तो देखिए इसका उपयोग देखिए दोस्तों, तो सरकारी पत्र व्यवहार में होता है, अधिसूचना यानी नोटिस वगैरह में, कार्यालय ज्ञापन वगैरह में। विधाएं इसका देखिए तो ये है टिप्पण और प्रारूपण लेखन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी का। चलिए दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारा दोस्तों
वाणिज्यिक और व्यावसायिक क्षेत्र, ठीक है, वाणिज्यिक और व्यावसायिक क्षेत्र। तो ये हमारा है उद्योग, व्यापार, बैंक, शेयर मार्केट और बीमा कंपनियों में आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए इस रूप का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए उपयोग में क्या क्या हो गया, तो देखिए बैंकिंग लेन देन में हो गया, चेक में हो गया, ड्राफ्ट में हो गया दोस्तों, और व्यावसायिक अनुबंध वगैरह यानी कि एग्रीमेंट वगैरह में किया जाता है। विधाएं देखिए कौन सी विधि में किया जाता है, तो देखिए बाजार समीक्षा, ऑडिट रिपोर्ट और व्यापारिक पत्र व्यवहार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये हमारा दूसरा था। चलिए तीसरा क्षेत्र देखेंगे दोस्तों। तीसरा है जनसंचार एवं मीडिया का क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए जनता तक सूचनाएं और मनोरंजन पहुंचाने वाले माध्यम में प्रयुक्त होने वाली भाषा, इसके प्रमुख 3 उपभाग है, यानी इसका भी 3 भाग है। कौन कौन सा, देखिए पहला हो जाता है हमारा प्रिंट मीडिया दोस्तों, जिसमें हमारा पत्रकारिता आता है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में समाचार लेखन, संपादन और फीचर लेखन, ये हमारा प्रिंट मीडिया में आ जाता है। फिर हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें हमारा रेडियो आ गया, टेलीविजन आ गया और समाचार चैनलों पर एंकरिंग, रिपोर्टिंग और संवाद वगैरह। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। इसके बारे में हम लोग मीडिया लेखन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप लोग इसमें पढ़ लीजिए। विज्ञापन दोस्तों, तो ये हमारा उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त, सारगंभीर और लुभावनी भाषा। तो ये सभी हमारा ये हो गया दोस्तों, ठीक है। यानी हमारा गा नंबर जो है जनसंचार और मीडिया क्षेत्र कंप्लीट हो गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है दोस्तों विधि एवं कानूनी क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए विधि एवं कानूनी क्षेत्र, नाम से ही पता चल रहा है न्याय वगैरह। तो देखिए लिखा है न्याय व्यवस्था, अदालतों और कानूनों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली भाषा। इस क्षेत्र में शब्दों की सटीकता सबसे महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, ताकि कानून की कोई गलती व्याख्या ना हो सके। इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग जो है हमारा वो भारत संविधान के नियम में, अधिनियम वगैरह यानी एक्ट वगैरह लागू करने में और अदालती फैसले वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। कौन से विधि के द्वारा या फिर विधाएं के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, तो देखिए वकालतनामा, शपथ पत्र यानी एफिडेविट के थ्रू से, फिर हो गया हमारा याचिकाएं यानी पेटिशंस वगैरह के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्षेत्र है हमारा दोस्तों की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए आधुनिक विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोस्तों, और कंप्यूटर के क्षेत्रों में विचारों की अभिव्यक्ति का ये माध्यम है। इसका उपयोग देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में किया जाता है, इंटरनेट में किया जाता है और मोबाइल ऐप्स की भाषा वगैरह में किया जाता है। विधि के देखिए विधाएं कौन कौन सी विधाएं के द्वारा या फिर विधि के द्वारा, तो देखिए भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और इंजीनियरिंग से जुड़े शोध पत्र वगैरह। शोध पत्र हमारा होता है रिसर्च पेपर, ठीक है। रिसर्च वगैरह जो बनता है ना वो होता है शोध पत्र, तथा परिभाषिक शब्दावली के रूप में इसका उपयोग किया जाता है इस क्षेत्र का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्षेत्र है हमारा दोस्तों कि शैक्षणिक एवं शोध क्षेत्र। तो उच्च शिक्षा के विभिन्न विषय जैसे कि मानविकी, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तकों और अनुसंधान के लिए प्रयुक्त होने वाली मानक हिंदी के रूप में भी इसका क्षेत्र है, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सभी हमारा क्षेत्र था, विशेषता था दोस्तों प्रयोजन मूलक हिंदी का। चलिए निष्कर्ष थोड़ा देख लेते हैं। निष्कर्ष हमारा, तो देखिए निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि निष्कर्षता कहा जा सकता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी आधुनिक भारत की अनिवार्य आवश्यकता है, अनिवार्य जरूरत है दोस्तों। यह केवल भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि राष्ट्र के विकास, प्रशासन, न्याय, विज्ञान और रोजगार का एक सशक्त साधन है। इसका स्वरूप लगातार गतिशील और विकासशील है, ठीक है। यानी लगातार इसका स्वरूप जो है वो गतिशील है और विकासशील है। तो ये हमारा प्रयोजन मूलक के बारे में था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कि प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट करते हुए इसके विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने जो है इसमें दो क्वेश्चन अटैच कर दिया, ठीक है। पहला हो गया कि आवश्यकता और महत्व, दूसरा हो गया इसका विकास यात्रा। दो क्वेश्चन अटैच कर दिया गया है, तो आपको अच्छे से समझना है दोस्तों, जितना अच्छा से हो सके। तो देखिए आंसर लिखा है कि साहित्यिक और आम बोलचाल की भाषा से अलग यानी इतर यानी कि अलग किसी विशिष्ट क्षेत्र, सरकारी कामकाज और रोजगार के लिए उपयोग किए जाने वाली व्यवहारिक भाषा को ही हम लोग प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। और आधुनिक युग में
शासन, प्रशासन, व्यवसाय, कानून, विज्ञान और जनसंचार के क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली कामकाजी भाषा को ही प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं इसकी आवश्यकता, महत्व, उसके बाद विकास यात्रा दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे इसकी आवश्यकता, यानी प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता कहाँ है, जरूरत कहाँ है। तो आधुनिक युग में किसी भी विकासशील देश के लिए केवल साहित्यिक भाषा पर्याप्त नहीं होती। भारत के भाषाई परिदृश्य में प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हुई है, यानी ये सभी कारणों से प्रयोजन मूलक की हिंदी की, यानी प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। चलिए कौन कौन सा कारण है, चलिए देखते हैं, समझते हैं। पहला देखिए हमारा हो गया दोस्तों कि प्रशासनिक सुगमता के लिए, यानी प्रशासनिक आसान होने के लिए, सुगम होने के लिए। तो स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक भारत में सरकारी कामकाज को जनता की भाषा में चलाना बहुत ही जरूरी था। आम जनता और सरकार के बीच की दूरी को कम करने के लिए कार्यालयी और प्रशासनिक हिंदी की आवश्यकता महसूस हो गई, इसलिए जो है प्रयोजन मूलक हिंदी का उपयोग किया जाने लगा, आवश्यकता हट के। चलिए दूसरा अगला है हमारा दोस्तों कि राष्ट्रीय एकता और संपर्क भाषा के रूप में। तो भारत एक बहुत ही बहुभाषी देश है, यानी यहाँ बहुत सारा भाषा है। विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार, उद्योग और प्रशासनिक स्तर पर संवाद स्थापित करने के लिए, यानी अलग अलग राज्यों के बीच बातचीत करने के लिए, प्रशासनिक स्तर पर संवाद वगैरह करने के लिए एक ऐसा व्यवहारिक भाषा की आवश्यकता थी जो सर्वमान्य हो, और यह भूमिका निभाया प्रयोजन मूलक हिंदी ने। ठीक है, तो इसलिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला हो गया हमारा रोजगार और जीविकोपार्जन के लिए दोस्तों, यानी केवल साहित्य पढ़कर युवा रोजगार नहीं पाता, ठीक है, बल्कि बैंक, यानी कहने का मतलब हो गया कि केवल साहित्य पढ़कर युवा रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते। बैंक, बीमा, रेलवे, अनुवाद यानी कि अनुवादक, ट्रांसलेटर और कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए व्यवहारिक और तकनीकी हिंदी की आवश्यकता बहुत ही जरूरी हो गई है। ठीक है, सिर्फ साहित्य पढ़ के किसी को रोजगार नहीं मिल सकता, तो ये रोजगार वगैरह में भी, जीविकोपार्जन में भी सहायक होता है। चलिए अगला हो गया वैश्वीकरण दोस्तों। तो देखिए जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई तो उन्हें भारतीय उपभोक्ताओं से जुड़ने के लिए व्यावसायिक हिंदी की आवश्यकता हुई। इसके बिना भारत के विशाल बाजार पर पकड़ बनाना असंभव था। तो ये सभी आवश्यकता है दोस्तों प्रयोजन मूलक हिंदी का। अब चलिए इसका देखते हैं हम लोग महत्व दोस्तों। आखिर प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या महत्व है? तो प्रयोजन मूलक हिंदी का महत्व आज के समय में बहुत ही बहुआयामी है, यानी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए कौन कौन सा महत्व है। पहला हो गया रोजगार परक महत्व। आज राजभाषा अधिकारी, अनुवादक के रूप में, यानी ट्रांसलेटर दोस्तों, जो यानी ट्रांसलेट करता है, ठीक है, बात वगैरह को, न्यूज एंकर, कंटेंट राइटर और विज्ञापनों में कॉपी राइटर के रूप में लाखों युवाओं को प्रयोजन मूलक हिंदी के कारण रोजगार मिला। तो ये पहला महत्व हो गया दोस्तों। चलिए दूसरा महत्व है ज्ञान विज्ञान की संवाहिका। तो यह केवल कला या फिर साहित्य तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि अब विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर जैसे जटिल अवधारणाओं को भी सरल भाषा में व्यक्त करने का एक सक्षम माध्यम बन चुका है। ठीक है, चलिए अगला महत्व देखेंगे। अगला महत्व है दोस्तों कि कानूनी और विधिक स्पष्टता। तो अदालतों और कानूनों में प्रयुक्त होने वाली परिभाषिक शब्दावली के माध्यम से यह न्याय व्यवस्था को पारदर्शी और आम नागरिक के अनुकूल बनाने का काम करती है, यानी इसे जो है पारदर्शी बनाती है दोस्तों प्रयोजन मूलक हिंदी के माध्यम से। साथ ही साथ न्याय व्यवस्था को आम नागरिक के अनुकूल भी बनाती है। चलिए नेक्स्ट महत्व हो गया ये है दोस्तों कि जनसंचार का मुख्य आधार है। समाचार पत्र के लिए, समाचार चैनल के लिए, रेडियो और डिजिटल मीडिया जैसे कि यूट्यूब, ब्लॉग, सोशल मीडिया वगैरह पूरी तरीका से प्रयोजन मूलक हिंदी पर ही टिके हैं, जो समाज में जागरूकता फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम है दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी महत्व है हमारा प्रयोजन मूलक हिंदी का। चलिए अगला देखते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी का विकास यात्रा को समझेंगे दोस्तों, या फिर विकास चरण को आपको समझ लेना अच्छे से। तो देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी का विकास अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। इसकी विकास यात्रा को मुख्य रूप से 3 चरण में हम लोग समझेंगे। पहला हो गया स्वतंत्रता पूर्व काल, यानी स्वतंत्रता से पहले का काल। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ था। तो देखिए औपनिवेशिक काल दोस्तों, तो ब्रिटिश शासन के दौरान
कचहरियों और राजस्व विभागों में एक विशेष प्रकार की हिंदी का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का घोलमेल था, यानी सब मिला हुआ था। जैसे कि मुवक्किल, तारीख, सम्मन, ये सब जैसा वर्ड यूज होता था, जो कि औपनिवेशिक काल में होता था, अंग्रेज शासक के काल में दोस्तों। फिर हो गया हमारा व्यापारिक भाषा के रूप में। तो देखिए, भारत के पारंपरिक व्यापारी और आढ़ती अपनी बहियों और खातों में महाजनी भाषा या फिर मुड़िया लिपि में व्यावसायिक हिंदी का प्रयोग सदियों से कर रहे हैं। ठीक है। फिर अगला हमारा पत्रकारिता की शुरुआत। तो सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र, जो कि उद्दंड मार्तंड से जनसंचार के क्षेत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी की ठोस शुरुआत हुई, यानी यहाँ से शुरुआत माना गया। तो ये हमारा स्वतंत्रता पूर्व से पहले का बात है दोस्तों, विकास चरण है। चलिए, दूसरा है हमारा कि स्वतंत्रता के बाद का काल, जिसको संवैधानिक काल, चरण या फिर काल भी कहा जाता है। तो देखिए, संवैधानिक मान्यता। तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित कर दिया गया। यहीं से इनके प्रशासनिक रूप का औपचारिक विकास शुरू हो गया, यानी यहाँ जो दोस्तों इसे संवैधानिक मान्यता मिल गई, यानी संविधान में इसे राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है। फिर देखिए, संस्थागत प्रयास। तो प्रयोजन मूलक हिंदी को समृद्ध करने के लिए सरकार ने कई आयोगों और संस्थाओं की स्थापना की। जैसे कि देखिए, हमारा है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, जो कि 1961 में किया गया था, जिसने विज्ञान, कानून और कला के लाखों अंग्रेजी तकनीकी शब्द के लिए प्रामाणिक हिंदी का शब्द बनाया। फिर देखिए, अगला देखेंगे। अगला है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो दोस्तों, जो कि 1971 में इसका शुरुआत हुआ था। तो जिसने प्रशासनिक नियमावलियों और कोड्स का अनुवाद कर कार्यालयी भाषा को एक निश्चित ढांचा देने का काम किया। ठीक है। तो ये हमारा स्वतंत्रता के बाद का काल है। फिर हमारा तीसरा है दोस्तों, जो कि आधुनिक और डिजिटल काल, जो कि अभी चल रहा है। तो देखिए, इसमें हमारा हो जाता है बाजारीकरण और मीडिया क्रांति। तो 1990 के दशक के बाद आर्थिक उदारीकरण के दौर में टीवी चैनलों, एफएम रेडियो और विज्ञापन उद्योग ने हिंदी के एक नए गतिशील और व्यवहारिक रूप का जन्म दिया, जिसमें अगला देखिए सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट दोस्तों। तो आज जो हमारा प्रयोजन मूलक हिंदी है वो तो बहुत ज़्यादा समृद्ध हो चुका। ठीक है। देखिए, इसमें हमारा हिंदी कंप्यूटर, स्मार्टफोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई वगैरह, सर्च इंजन वगैरह, गूगल वगैरह और सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम की मुख्य भाषा हिंदी बन चुकी है। अब इंडिया के लोग हिंदी में ही चलाते हैं ना। यूनिकोड के आने से हिंदी का वैश्विक स्तर पर तकनीकी विकास भी हुआ। तो ये हमारा विकास चरण था दोस्तों प्रयोजन मूलक हिंदी का। डिटेल में आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों संक्षेप में, प्रयोजन मूलक हिंदी का विकास यात्रा इसके पारंपरिक और सक्रिय स्वरूप से निकलकर एक वैश्विक, आधुनिक और तकनीकी भाषा बनने की कहानी। आज यह केवल भावुकता का भाषा नहीं है, बल्कि भारत के आर्थिक, प्रशासनिक और वैज्ञानिक विकास की धुरी बन चुका है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका प्रयोजन मूलक हिंदी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन कर लीजिए, आपका प्रयोजन मूलक हिंदी खत्म हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कि टिप्पणी लेखन क्या है। ठीक है। टिप्पणी लेखन क्या है, इसकी लेखन विधि, प्रकार एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, यहाँ हम लोग तीनों चीज अच्छे से समझेंगे। लेखन विधि को समझेंगे, इसके सारे प्रकारों को समझेंगे, इसके विशेषताओं को समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझेंगे कि टिप्पणी लेखन क्या है। ठीक है। तो देखिए, आंसर लिखा है दोस्तों हमारा कि सरकारी और निजी कार्यालयों में जब कोई नया पत्र या फिर फाइल आती है, यानी कोई भी नया फाइल आया, तो उस पर अंतिम निर्णय लेने के लिए, लास्ट डिसीजन लेने के लिए जो लिखित सुझाव, नियम या फिर राय दी जाती है, उसे ही हम लोग टिप्पणी लेखन कहते हैं। यानी कोई भी पत्र आया, कोई भी फाइल आई, अब उसमें लास्ट निर्णय लेना, लास्ट डिसीजन लेना, उसको उसके लिए लिखित सुझाव या फिर नियम या फिर राय दी जाती है, तो वही हमारा टिप्पणी लेखन हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों
कि मामले को पूरी तरीका से स्पष्ट करना और बड़े अधिकारियों के लिए फैसला लेना आसान बनाना। प्रशासनिक कामकाज को सही और पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए ये बहुत ही बड़ी अनिवार्य प्रक्रिया होती है जो कि टिप्पणी लेखन होता है। चलिए इसकी लेखन विधि को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है कई बार। तो देखिए लिखा है कि कार्यालयों में टिप्पणी लेखन की एक निश्चित और वैज्ञानिक विधि होती है। किसी भी फाइल पर टिप्पणी निम्नलिखित चरणों या फिर नियमों के अनुसार लिखी जाती है। कौन कौन से नियम? तो देखिए पहला हमारा मामलों का गहन अध्ययन होना चाहिए पहले, यानी टिप्पणीकार जो है यानी जो टिप्पणी लिखते हैं जैसे लिपिक या फिर सहायक, सबसे पहले क्या करते हैं, प्राप्त पत्र यानी जो पत्र प्राप्त हुआ और उससे जुड़ी पुरानी फाइल वगैरह को अच्छी तरीका से अध्ययन करते हैं ताकि समस्या की जड़ को समझा जा सके। तो ये पहला काम किया जाता है। फिर दूसरा हो गया कि पूर्व संदर्भों की खोज की जाती है दोस्तों, यानी यदि वह मामला पुराना है तो उससे संबंधित पिछली कड़ियों, पत्रों और पूर्व में दिए गए आदेशों वगैरह को ढूंढा जाता है, फाइलों वगैरह को ढूंढा जाता है। तो ये दूसरा काम किया जाता है। तीसरा काम किया जाता है कि नियमों का उल्लेख किया जाता है। टिप्पणी लिखते समय संबंधित सरकारी नियम, अधिनियमों या फिर कार्यालयीय प्रस्तावों का हवाला दिया जाता है, यानी इन सभी का उल्लेख किया जाता है जिसके तहत उस मामले पर कार्रवाई की जानी है। ठीक है, देखिए चौथा ये जो चरण है दोस्तों वो ये है कि वैकल्पिक समाधान और सुझाव भी दिया जाता है। तो टिप्पणकार मामले को सुलझाने के लिए एक या दो कानून रास्ते सुझाव लिखता है कि इस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। फिर देखिए पांचवा हो गया पैराग्राफ और नंबरिंग दोस्तों। तो टिप्पणी कभी भी एक बड़े पैराग्राफ में नहीं लिखी जाती बल्कि छोटा होता है। विषय को अलग अलग छोटे पैराग्राफ में बांटकर इसे मतलब नंबरिंग दे के लिखा जाता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे दे के लिखा जाता है। ठीक है, क्रम संख्या में लिखा जाता है। और लास्ट में हमारा हो जाता है हस्ताक्षर की प्रक्रिया यानी सिग्नेचर। तो टिप्पणी पूरी होने के बाद टिप्पणकार यानी कि जो टिप्पणी लिख रहा है फाइल की बाईं ओर अपना संक्षिप्त हस्ताक्षर करेगा, साइन करेगा और दिनांक डालता है दोस्तों। इसके बाद फाइल जो है वो उच्च अधिकारी के पास जाती है। यदि अधिकारी सहमत है तो वह दाईं ओर अपना पूरा हस्ताक्षर करता है और या अगर वह असहमत है तो अपनी अलग ही टिप्पणी लिख के उसे दोबारा भेजता है। तो ये सभी प्रक्रिया होती है टिप्पण लेखन का दोस्तों या फिर टिप्पणी लेखन का। ठीक है, चलिए अब देखेंगे दोस्तों कि आखिर टिप्पणी लेखन के विभिन्न प्रकार के बारे में, यानी कितने प्रकार है। तो देखिए कार्यालय के आवश्यकताओं के आधार पर टिप्पणियों को दो मुख्य प्रकार से, यानी टिप्पणियों को दोस्तों मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने भागों में किया गया वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों पहला हमारा हो गया नित्य कर्मिक टिप्पणी। नित्य कर्मिक टिप्पणी नाम से थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, चलिए इसे समझते हैं आखिर ये क्या है। तो यह दैनिक और साधारण मामले जैसे कि अवकाश की स्वीकृति के लिए यानी छुट्टी के एक्सेप्ट करवाने के लिए, रसीद भेजना, स्टेशनरी की मांग वगैरह के लिए उपयोग किए जाने वाले या फिर लिखी जाने वाली ये टिप्पणी है। इसमें किसी गहन विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। तो ये हमारा नित्य कर्मिक टिप्पणी हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे। अगला हमारा वो है दोस्तों सामान्य या फिर आरंभिक टिप्पणी। आरंभिक टिप्पणी, ठीक है, तो किसी पत्र के आने पर कनिष्ठ लिपिक यानी जूनियर क्लर्क वगैरह द्वारा जो पहली टिप्पणी लिखी जाती है उसे आरंभिक टिप्पणी कहा जाता है। इसमें पत्र का सारांश और संबंधित नियम वगैरह शामिल होते हैं। चलिए तीसरा प्रकार है दोस्तों वो है हमारा मुख्य टिप्पणी। तो यह किसी गंभीर या फिर नीतिगत मुद्दे पर अनुभाग अधिकारी यानी सेक्शन ऑफिसर द्वारा लिखा जाता है, जिसमें समस्या का इतिहास लिखा जाता है, गुण दोष लिखा जाता है, साथ ही साथ विस्तृत कानूनी विश्लेषण होता है दोस्तों इस टिप्पणी में। ठीक है, मुख्य टिप्पणी में। फिर देखिए हमारा है अगला कि अनुषंगिक टिप्पणी दोस्तों। तो यह कौन सा टिप्पणी, चलिए देखते हैं। तो देखिए जब मुख्य टिप्पणी के किसी एक विशिष्ट बिंदु या फिर उप मुद्दे पर अलग से विचार करने की आवश्यकता होती है तब कनिष्ठ अधिकारी यानी बड़े अधिकारी द्वारा सहायक के रूप में यह टिप्पणी जोड़ी जाती है दोस्तों। ठीक है, जिसको हम लोग अनुषंगिक टिप्पणी बोलते हैं। फिर हमारा हो गया अगला लास्ट कि स्वतःपूर्ण टिप्पणी दोस्तों। तो जब कोई मामला बहुत ही पेचीदा या फिर वित्तीय महत्व का होता है तो वरिष्ठ अधिकारी यानी बड़े अधिकारी समय को बचाने के लिए एक ऐसी विस्तृत टिप्पणी तैयार की जाती है जो अपने आप में पूरा हो,
इसे पढ़कर अधिकारी को पूरी फाइल या फिर पुराना दस्तावेज उलटने नहीं पड़े, तो वही होता है स्वतःपूर्ण टिप्पणी। तो ये सभी प्रमुख प्रकार है टिप्पणी लेखन का दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं इसका। अब अगला है हमारा दोस्तों कि टिप्पणी लेखन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। चलिए इसके जितने भी प्रमुख विशेषताएं वो देखेंगे। तो एक आदर्श और प्रभावी टिप्पणी में निम्नलिखित गुण या फिर विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए कई बार आपको विशेषताओं की जगह लिख देगा कि एक अच्छे टिप्पणी के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए, तब भी आपको ये लिख देना, ठीक है। तो देखिए पहला हो गया दोस्तों संक्षिप्तता, ठीक है। तो देखिए संक्षिप्तता यानी टिप्पणी गागर में सागर भरने जैसी होनी चाहिए, यानी इसमें निरर्थक शब्द, दोहराव और फालतू के विस्तार से बचना चाहिए, यानी एक ही शब्द को बार बार नहीं लिखना चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा हो गया, दूसरा विशेषता है दोस्तों कि स्पष्टता होनी चाहिए। इसकी भाषा और शैली इतनी साफ होनी चाहिए कि वरिष्ठ अधिकारी यानी जो भी बड़े अधिकारी हैं उन सभी को विषय और समस्या एक बार में ही समझ आ सके। चलिए तीसरा हो गया, तीसरा विशेषता है दोस्तों तटस्थता और वस्तुनिष्ठता, यानी टिप्पणकार को व्यक्तिगत गुण यानी व्यक्तिगत राग दोष भावना क्रोध वगैरह या फिर पूर्वाग्रह से दूर रहकर, यानी अपनी पर्सनल चीजों से दूर रहकर जो भी फैक्ट वगैरह जो भी तथ्य वगैरह उसी के आधार पर टिप्पणी लिखना चाहिए। तो ये सभी विशेषताएं होनी चाहिए। चलिए अगला विशेषता है नियम संगतता। तो टिप्पणी में कही गई बात, यानी टिप्पणी में कही गई बात कार्यालयी नियमों कानूनों और स्थापित परंपराओं के दायरे में ही होना चाहिए, यानी नियम के अंदर ही होना चाहिए। अगला देखिए शिष्टता और शालीनता दोस्तों। तो देखिए भाषा हमेशा गंभीर राजभाषाई और शिष्ट होनी चाहिए। किसी भी अधीनस्थ या फिर बाहरी व्यक्ति पर व्यक्तिगत आक्षेप या फिर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग पूरी तरीका से वर्जित है, यानी इन सभी अपमानजनक शब्द हो गया, व्यक्तिगत आक्षेप वगैरह का शब्द, ये सब अब उपयोग करना वर्जित है। और अगला हमारा विशेषता है दोस्तों कि अन्य पुरुष का उपयोग। तो टिप्पणी हमेशा अन्य पुरुष में होता है, यानी कि ऐसा ज्ञात होता है या उचित प्रतीत होता है में लिखी जाती है, ठीक है। ऐसा इसमें जो है दोस्तों मैं ऐसा सोचता हूँ ऐसा नहीं लिखा जाता, बल्कि इसके जगह पर लिखा जाता है कि मेरा मानना है जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है टिप्पणी लेखन में, ठीक है। तो ये सभी प्रमुख विशेषता हो गया। अब छोटा सा देख लेते हैं दोस्तों एक चीज और है कि अच्छे टिप्पणी यानी एक अच्छे टिप्पणकार के गुण, यानी जो टिप्पणी लिखते हैं उन्हें बोला जाता है टिप्पणकार। तो एक अच्छे टिप्पणकार के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए? तो उसे कार्यालयी नियमों और सरकारी कार्य प्रणालियों का व्यापक ज्ञान होना चाहिए, यानी उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। फिर हो गया उसकी भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए ताकि वह जटिल बातों को सरल शब्दों में लिख सके। फिर उसके अंदर जो गुण होना चाहिए वो ये है दोस्तों कि उसमें निष्पक्षता और त्वरित निर्णय लेने यानी तुरंत निर्णय लेने में सहयोग करने की मानसिक क्षमता होनी चाहिए। तो ये सभी एक अच्छे टिप्पणकार में गुण होना चाहिए। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष हमारा दोस्तों कि निष्कर्षता कहा जा सकता है कि टिप्पणी लेखन केवल एक लिपिकीय काम नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक निर्णय लेने की एक कला है दोस्तों। किसी भी सुदृढ़ और पारदर्शी शासन व्यवस्था में टिप्पणी लेखन रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है, जो सरकारी फाइलों को गति प्रदान करता है दोस्तों और भविष्य के लिए एक साक्ष्य यानी रिकॉर्ड वगैरह तैयार करने का काम करता है। तो ये हमारा टिप्पणी लेखन के बारे में पूरा डिटेल में था दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि प्रारूपण क्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रारूपण क्या है दोस्तों, साथ ही साथ हम लोग प्रारूपण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये देखेंगे। चलिए आंसर वगैरह समझते हैं जितना ज़्यादा अच्छा से हो सके। साथ ही साथ ये क्वेश्चन तो सिर्फ विशेषता है, लेकिन हम लोग इसमें लेखन प्रक्रिया प्रकार वगैरह जो भी हो सकता है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सब चीज़ देखेंगे। तो आंसर समझिएगा, ठीक है। तो सरकारी या फिर निजी दफ्तर में जब किसी फाइल पर सभी अधिकारी अपनी राय देते हैं, यानी अपना राय देते हैं और अंतिम फैसला हो जाता है, तब उस फैसले के आधार पर बाहरी व्यक्ति या फिर विभाग को भेजने के लिए जो पत्र का पहला कच्चा रूप तैयार किया जाता है दोस्तों, उसे ही हम लोग प्रारूपण कहते हैं। यानी सीधा समझिए कोई भी सरकारी या फिर निजी दफ्तर में जब कोई फाइल पर अलग अलग अधिकारी जो हैं अपनी राय देते हैं और राय देने के बाद उसका अंतिम फैसला के रूप में बाहरी व्यक्ति को
जो लेख लिखा जाता है या फिर ड्राफ्ट के रूप में जो पहला कच्चा रूप तैयार किया जाता है उसे ही हम लोग प्रारूपण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए सरल शब्दों में लिखा गया है कि फाइनल चिट्ठी भेजने से पहले जो उसकी रफ कॉपी बनाई जाती है ताकि गलतियों को सुधारा जा सके, वही हमारा प्रारूपण होता है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर प्रारूपण क्या है। चलिए अगला देखते हैं कि प्रारूपण की लेखन प्रक्रिया हम लोग समझेंगे। या आखिर प्रारूपण लिखा जाता है कौन से प्रक्रिया के माध्यम से, लेखन चरण, लेखन प्रक्रिया, जो पूछे आपको लिख देना है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि एक व्यवस्थित कार्यालय में प्रारूप तैयार करते समय निम्नलिखित निश्चित चरणों और विधि का पालन किया जाना चाहिए या फिर जाता है। पहला हो गया फाइल और आदेश का गहन अध्ययन। तो प्रारूपकार सबसे पहले क्या करता है दोस्तों, तो फाइल पर अधिकारियों द्वारा लिखी गई टिप्पणियों और अंतिम आदेश को ध्यान पूर्वक पढ़ता है ताकि पत्र का मुख्य उद्देश्य समझ आ सके। तो ये पहला चरण हो गया, पहला काम हो गया। दूसरा काम वो क्या करता है, तो वो ये करता है कि तथ्यों और संदर्भों का संग्रह करता है। तो पत्र में लिखे जाने वाले सभी आंकड़े, पुराने पत्र संख्या और तारीखों को एक जगह इकट्ठा करता है, संग्रह करता है। ठीक है, तो ये दूसरा काम करता है। उसके बाद करता है दोस्तों कि प्रारूप का ढांचा तैयार करता है। तो सरकारी नियमावली के अनुसार प्रारूप का एक निश्चित ढांचा होता है। ठीक है, जिसमें देखिए शीर्षक होता है, सबसे ऊपर कार्यालय, मंत्रालय का नाम और पता होता है दोस्तों। पत्र संख्या और दिनांक होता है, यानी फाइलों का नंबर और जारी करने की तिथि होती है। फिर देखिए प्रेषक और प्रेषित यानी प्रेषक और प्रेषिती यानी पत्र भेजने वाले और पाने वाले का नाम तथा पदनाम वगैरह लिखा जाता है। और फिर हमारा इसमें जो है वो विषय यानी पूरे पात्र का सार एक ही लाइन में आखिर किस विषय पर लिखा जाता है। तो ये सभी ढांचा होता है दोस्तों एक प्रारूपण का दोस्तों। चलिए अगला चौथा काम फिर क्या करता है वो, तो देखिए मुख्य विषय वस्तु का लेखन। इसे अत्यंत संतुलित भाषा में पैराग्राफ बनाकर लिखा जाता है दोस्तों प्रारूपण को। यदि एक से अधिक पैराग्राफ है तो पहले पैराग्राफ को छोड़कर बाकी सभी पैराग्राफ में 2, 3, 4 ऐसे करके नंबरिंग किया जाता है, डाले जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए पांचवा हो गया अधोलेख, यानी अंत में दाईं और भावदीय लिखा जाता है और हस्ताक्षर और पदनाम के लिए जगह छोड़ी जाती है, यानी ये सभी किया जाता है। और हमारा अगला लास्ट हो गया इनक्लोजर, यानी यदि पत्र के साथ कोई अन्य दस्तावेज जैसे कि बिल, रिपोर्ट वगैरह भेजा जा रहा है तो बाईं और उसे उसका विवरण दिया जाता है, यानी उसमें जो है इनक्लोजर किया जाता है दोस्तों, उसमें लिखा जाता है। तो ये सभी जो है प्रारूप का लेखन विधि हो गया, लेखन चरण हो गया दोस्तों। प्रारूप का प्रकार अब हम लोग देखेंगे। तो प्रारूपण का प्रकार क्या है, तो प्रारूपण का प्रकार हम लोग समझेंगे। ठीक है, जिसमें सरकारी कामकाज में अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकार के प्रारूप तैयार किया जाता है दोस्तों, जो कि निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं इसके पूरे प्रकार को। तो पहला हो गया हमारा सरकारी पत्र। ठीक है, यानी सरकारी पत्र दोस्तों, जब एक सरकार दूसरी सरकार को, यानी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को या फिर दूसरे मंत्री को, एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को औपचारिक संदेश भेजता है तो वही हमारा सरकारी पत्र हो गया। ठीक है, फिर हो गया हमारा दूसरा दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र, यानी आधा सरकारी पत्र, जब दो अधिकारी किसी आवश्यक कार्य के लिए व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, इसमें भाषा थोड़ी अनौपचारिक होती है। ठीक है, तो वो हमारा अर्ध सरकारी पत्र हो गया। फिर देखिए तीसरा जो प्रकार है वो ये है दोस्तों कि कार्यालय ज्ञापन। ठीक है, तो इसका प्रयोग किसी मंत्रालय या फिर विभाग के भीतर अपने ही अधीनस्थ कर्मचारियों को कोई सूचना और आदेश देने के लिए किया जाता है। अधीनस्थ यानी कि अपने से नीचे अधिकारियों को, यानी अपने पास काम कर रहे अधिकारियों को कोई सूचना देने के लिए, कोई आदेश देने के लिए जो लिखा जाता है वही हमारा कार्यालय ज्ञापन होता है दोस्तों। चलिए अगला हो गया परिपत्र दोस्तों। तो जब कोई एक निर्देश या फिर सूचना एक साथ बहुत सारे कार्यालयों या फिर कर्मचारियों को भेजनी होती है तो सर्कुलर का प्रारूप तैयार किया जाता है, जो कि परिपत्र हो गया। फिर देखिए अगला प्रकार है हमारा दोस्तों वो है अधिसूचना, जिसको नोटिफिकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। इसका प्रयोग जो है दोस्तों वो नियमों में बदलाव के लिए, अधिकारियों के ट्रांसफर या फिर गेजेटक छुट्टियों वगैरह की घोषणा के लिए इसका उपयोग किया जाता है, अधिसूचना का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा प्रारूपण का
पार्ट था। चलिए अगला और पार्ट है जो कि अनुस्मारक यानी रिमाइंडर समझ लीजिए। इसका मतलब हो जाता है दोस्तों रिमाइंडर यानी याद दिलाते रहना। जब किसी भेजे गए पत्र का जवाब समय पर नहीं मिलता है तो याद दिलाने के लिए अनुस्मारक का प्रारूप भेजा जाता है, जो कि ये सभी जो है हमारा प्रारूपण का प्रमुख प्रकार था। चलिए अब इसकी विशेषताएं देखते हैं कि एक आदर्श प्रारूप की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है दोस्तों, जिसमें पहला हो गया ये पूर्णता होनी चाहिए यानी पूरा होना चाहिए। प्रारूप अपने आप में पूरी तरीका से पूर्ण होनी चाहिए। इसमें मामलों से जुड़ी सभी जरूरी बातें का समावेश होना चाहिए यानी उसका उल्लेख होना चाहिए, ताकि पाने वाले को दोबारा स्पष्टीकरण ना मांगना पड़े। यानी पूरी तरीका से ये प्रारूपण पूरा होना चाहिए, प्रारूप पूरा होना चाहिए, ये विशेषता है। दूसरी विशेषता है दोस्तों वो हमारा ये है संक्षिप्तता, यानी पत्र में केवल काम की बातें होनी चाहिए, कोई भी अनावश्यक विस्तार यानी फिर मतलब का चीज या फिर लंबी भूमिका और फालतू के शब्द वगैरह का प्रयोग से बचना चाहिए। फिर स्पष्टता होनी चाहिए दोस्तों। तो प्रारूप की भाषा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, वाक्य छोटे और सीधे होने चाहिए ताकि अर्थ वगैरह समझने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कोई भी भ्रम ना रहे। देखिए अगला हो गया हमारा परिशुद्धता और सटीकता दोस्तों। तो इसमें दिए गए सभी आंकड़े, तारीखें, नाम, नियम और संदर्भ पूरी तरीका से सही और जांचे हुए होने चाहिए। यानी जो भी तारीख वगैरह, जो भी आंकड़ा वगैरह आप दे रहे हैं, उसमें अटैच कर रहे हैं या लिख रहे हैं, वो पूरी तरीका से सही होनी चाहिए, जांच किया हुआ होना चाहिए। एक छोटी सी गलती पूरे सरकारी फैसले को बदल सकती है, इसलिए ये जरूरी है, ठीक है। फिर अगला विशेषता ये है दोस्तों कि शिष्टता और शालीनता। तो प्रशासनिक पत्रों की भाषा हमेशा अत्यंत शिष्ट, गंभीर और मर्यादित होनी चाहिए। यदि पत्र में किसी को डांटना या फिर चेतावनी भी देना हो तो भी भाषा में कटुता या फिर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं होनी चाहिए, हमेशा एक शिष्ट, गंभीर और मर्यादित होनी चाहिए। ये हमारा प्रारूपण, ठीक है। अगला देखिए, अगला विशेषता है दोस्तों कि क्रमबद्धता। तो विचारों का प्रवाह सिलसिलेवार होना चाहिए, पुराने कड़ियों और नए फसलों वगैरह को यानी फैसले वगैरह को क्रम में लिखा जाना चाहिए ताकि बात का तर्क वगैरह समझ आ सके, बात का मतलब वगैरह समझ आ सके। फिर है दोस्तों कि अन्य पुरुष का प्रयोग होता है इसमें। तो देखिए कार्यालयीय ज्ञापनों और अधिसूचनाओं में हमेशा अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ, ये उपयोग होता है, ठीक है। यानी इसके जगह पर ये उपयोग होता है कि सूचित किया जाता है कि ये सभी चीज़ों का उपयोग होता है, ठीक है। यानी कि अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन का उपयोग होता है। फिर अगला विशेषता हो गया हमारा कि एक विषय पर एक ही पत्र लिखा जाता है। एक प्रारूप में केवल एक ही मुख्य विषय या फिर समस्या पर चर्चा होती है। ऐसा नहीं कि एक ही में बहुत सारा समस्या के बारे में लिख दिया जाता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग पत्र भेजे जाने चाहिए। तो ये सभी एक अच्छे प्रारूप का विशेषता हो गया दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे एक अच्छे प्रारूपकार यानी जो प्रारूपण लिखता है, ठीक है, उसके गुण के बारे में, यानी उनके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। तो उसे राजभाषा हिंदी की नियमावली और व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा हो गया उसे कार्यालय के नियम वगैरह, कानूनों और पुरानी फाइलों का समझ अच्छे से होनी चाहिए, तभी वो अच्छा प्रारूप तैयार कर सकता है। फिर हो गया कि उसमें यह योग्यता होनी चाहिए दोस्तों कि वह वरिष्ठ अधिकारी के मौखिक आदेशों का भी एक बेहतरीन कानूनी और प्रशासनिक पत्र के रूप में दे सके। तो ये सभी एक अच्छे प्रारूपकार का गुण हो गया। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं हम लोग। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रारूपण कार्यालयीय कामकाज का एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों। यह अंतिम पत्र भेजने से पहले गलतियों को सुधारने और पत्र को अधिक स्पष्ट बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम हो गया हमारा प्रारूपण। एक साफ, सटीक और नियम संगत प्रारूप सरकारी कामकाज को आसान बनाता है और प्रशासनिक की कार्यकुशलता को भी दर्शाने का काम करता है। तो ये हमारा प्रारूपण के बारे में जो भी था हम लोग डिटेल में समझ लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा जो कि है दोस्तों ज्ञापन क्या है, साथ ही साथ इसके प्रकार और इसकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर लिखा है दोस्तों
कि सरकारी और प्रशासनिक कार्यालयों में जब किसी एक ही मंत्री या फिर विभाग के भीतर विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों को कोई सूचना, निर्देश या फिर आदेश देना होता है, तब प्रयुक्त होने वाले पत्र रूप को ज्ञापन कहा जाता है। यानी एक ही कार्यालय में या फिर एक ही विभाग वगैरह में दोस्तों अलग अलग अधिकारियों को कोई सूचना, कोई भी निर्देश या फिर आदेश देना होता है, तो उस समय जो लिखा जाने वाला पत्र का रूप है वो हमारा ज्ञापन कहलाता है। देखिए सरल शब्दों में हम लोग समझे तो यह एक ऐसा आंतरिक पत्र है दोस्तों जिसका उपयोग बाहरी विभागों या फिर जनता के साथ नहीं बल्कि अपने ही कार्यालय के लोगों के साथ संदेश व्यवहार के लिए किया जाता है। यानी अपने ही कार्यालय के लोगों के साथ इसे लिखा जाता है, उन्हें जानकारी देने के लिए, निर्देश देने के लिए, ठीक है, लिखा जाता है। तो ये हमारा ज्ञापन कहलाता है। अब चलिए देखते हैं हम लोग ज्ञापन के विभिन्न प्रकार के बारे में दोस्तों। तो प्रशासनिक कार्य प्रणाली में उपयोग के आधार पर ज्ञापन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। चलिए कौन कौन सा है 3 प्रकार? तो पहला हो गया हमारा कार्यालय ज्ञापन दोस्तों। तो यह सबसे अधिक प्रचलित रूप है। इसका उपयोग सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच परस्पर सूचनाओं के आदान प्रदान या फिर एक ही मंत्रालय के भीतर विभिन्न अनुभागों को नीतिगत फैसले वगैरह की जानकारी देने के लिए लिखे जाने वाला ज्ञापन को हम लोग कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। यानी कार्यालय के बीच सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में, ठीक है। फिर दूसरा हो गया दोस्तों जिसको हम लोग नॉर्मल ज्ञापन बोलते हैं। तो यह किसी उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, यानी अपने से नीचे कर्मचारियों को, काम कर रहे कर्मचारियों को किसी स्पेशल यानी विशिष्ट कार्य के लिए जारी किया जाता है, जिसे जैसे कि किसी कर्मचारी से किसी गलती पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए, तो ये सभी के लिए जो ज्ञापन वगैरह लिखा जाता है वो हमारा नॉर्मल ज्ञापन हो गया। फिर हो गया अंत विभागीय ज्ञापन दोस्तों, जब एक ही सरकार के 2 अलग अलग विभाग किसी साझे मुद्दे पर आपस में अनौपचारिक या फिर त्वरित यानी तुरंत राय वगैरह मशविरा करना चाहते हैं, तब इसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आपका जो हो गया शिक्षा विभाग और इधर स्वास्थ्य विभाग आपस में बात वगैरह करने के लिए जो ज्ञापन लिखते हैं वही हमारा अंत विभागीय ज्ञापन हो गया, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का ज्ञापन होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग जो हमारा ज्ञापन है दोस्तों उसके लेखन विधि और इसकी प्रक्रिया के बारे में। यानी लेखन विधि पूछ ले या फिर लेखन प्रक्रिया। तो देखिए सरकारी नियमावली के अनुसार ज्ञापन तैयार करते समय निम्नलिखित विधिक नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। कौन कौन सा नियम? तो देखिए पहला हो गया कि उत्तम पुरुष का निषेध है इसमें, ठीक है। यानी इसमें जो है उत्तम पुरुष का उपयोग करना मना है। इसमें कभी भी मैं या फिर हम वगैरह का प्रयोग नहीं होता है। पूरी बात अन्य पुरुष में लिखी जाती है, जैसे कि अधोस्तक्षारी को या सूचित करने का निर्देश हुआ है, तो ऐसे वगैरह वर्ड, यानी इसमें मैं वगैरह हम वगैरह का उपयोग नहीं होता है। देखिए दूसरा हो गया दोस्तों लेखन विधि में कि औपचारिकता का त्याग। सामान्य सरकारी पत्रों की तरह इसमें शुरुआत में महोदय महोदया नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इसके जगह पर ना ही अंत में भावधेय वगैरह जैसे शब्द वगैरह इसमें जोड़ा जाता है दोस्तों ज्ञापन वगैरह में, ठीक है। फिर देखिए सीमित और स्पष्ट विषय पर होना चाहिए। तो ज्ञापन में केवल एक ही विषय पर बात की जाती है। यदि विषय बड़ा है तो उन्हें छोटे छोटे पैराग्राफ में बांटकर नंबरिंग किया जाता है, 1 नंबर 2 नंबर इस तरीके से, ठीक है। पहले पैराग्राफ पर नंबर नहीं किया जाता, उसके बाद का पैराग्राफ पर डायरेक्ट 2 3 4 इस तरह करके नंबरिंग की जाती है, ठीक है। फिर देखिए हस्ताक्षर और पदनाम होता है। तो इसके अंत में दाई और जारी किए जाने वाले यानी जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर, उसका पदनाम और उसका फोन नंबर वगैरह अंकित होता है। तो ये ज्ञापन का जो है लेखन विधि या फिर प्रारूप आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि ज्ञापन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में कि आखिर ज्ञापन में क्या क्या प्रमुख विशेषताएं होती है। तो देखिए पहला है दोस्तों आंतरिक संचार का साधन है ये दोस्तों। यह पूरी तरीका से अंत कार्यालयी संदेश व्यवहार के लिए आरक्षित होता है। यानी ये आपस में बात करने के लिए एक ही विभाग के अंदर बात करने के लिए ये आरक्षित होता है। देखिए अगला हो गया कि तटस्थता और संक्षिप्त भाषा। इसकी भाषा पूरी तरीका से वस्तुनिष्ठ, गंभीर और टू द पॉइंट होती है, यानी सिर्फ पॉइंट की बातें होती है। इसमें साहित्यिक या फिर घुमावदार शब्दों वगैरह का प्रयोग नहीं होता है। चलिए तीसरा विशेषता देखेंगे। अगला विशेषता जो कि हमारा सम्मान
पदानुक्रम और अधीनस्थ दोनों के लिए ये उपयोग होती है। यानी यह समकक्ष अधिकारियों के बीच सूचना साझा करने यानी सूचना शेयर करने और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कनिष्ठ को निर्देश देने यानी छोटे अधिकारियों को निर्देश देने, दोनों ही स्थिति में इसका काम किया जाता है, यानी ज्ञापन वगैरह का उपयोग किया जाता है दोस्तों। फिर देखिए अगला हमारा विशेषता ये हो गया कि अभिलेखीय महत्व। तो ज्ञापन भविष्य के रिकॉर्ड वगैरह के लिए फाइल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो ये सभी प्रमुख विशेषता हो गया ज्ञापन का दोस्तों। चलिए अब थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं ज्ञापन का प्रारूप। ये क्यों दिखा रहे हैं हम आपको बताते हैं कि कई बार हो सकता है आपको, वैसे तो इसका क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कई बार आपको पूछ ले कि आपको एक ज्ञापन तैयार कीजिए, तो इसमें दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आपको प्रारूप पता होना चाहिए। तो देखिए ज्ञापन का प्रारूप सबसे पहले देखिए मंत्रालय वगैरह का नाम है, जो कि मतलब आपको मंत्रालय का नाम लिखना रहता है सबसे ऊपर में बीचों बीच। ठीक है, जैसे देखिए लिखा है कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय उत्तर विभाग। ठीक है, इस तरीका से लिखा है। संख्या नंबर लिखा है दोस्तों शिक्षा, फिर दिनांक 30 अगस्त 2026 आपको यहाँ तिथि लिखना रहता है आपको। फिर देखिए यहाँ नई दिल्ली पता वगैरह इस तरीका से। फिर लिखना रहता है ज्ञापन दोस्तों, ज्ञापन लिख दिए। फिर विषय, आखिर किस विषय में लिखा, तो आगामी परीक्षा के कारण कार्यालय के समय में परिवर्तन के संबंध में ये ज्ञापन लिखा जा रहा है। तो देखिए फिर लिखा गया है, छोटा सा होना चाहिए, देखिए कितना छोटा लिखा गया कि शिक्षा मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 1 सितंबर 2026 से कार्यालय का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के स्थान पर सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाता है। तो इस तरीका से सूचना देने के लिए लिखा जाने वाला ज्ञापन है दोस्तों। देखिए दाईं ओर बोला गया कि आपको हस्ताक्षर होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, फिर पदनाम होना चाहिए, फिर आपका नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीका से। ठीक है, फिर आपको इधर देखिए लिखा गया है सेवा में विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इस तरीका से आपका ज्ञापन होता है। तो ये छोटा सा प्रारूप था जिसके माध्यम से आपको समझ आ गया कि आखिर ज्ञापन कैसा होता है दोस्तों। तो ज्ञापन के बारे में हम लोग डिटेल में देखें। ठीक है, ज्ञापन क्या है, उसकी विशेषता, उसके प्रकार, उसकी लेखन विधि, सब चीज़ हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है, तो सरल शब्दों में कहें तो ज्ञापन दफ्तर के अंदर आपस में बात करने का एक छोटा और सीधा तरीका है दोस्तों। यह बिना किसी फालतू औपचारिकता यानी जैसे महोदय, भावदीय वगैरह, ये सब का बिना किसी उपयोग किए सीधे काम की बात को सभी कर्मचारियों तक पहुंचाने का काम करता है। इससे समय की बचत होती है और ऑफिस का काम तेजी से पूरा होता है दोस्तों। तो ये हमारा ज्ञापन के बारे में था। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिवेदन क्या है। प्रतिवेदन क्या है, इसकी विशेषताओं एवं अंगों तथा प्रतिवेदन लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातों का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या देखना है, प्रतिवेदन क्या है वो देखना है, इसकी विशेषताओं को, इसके प्रमुख अंगों को, फिर प्रतिवेदन लिखते समय कौन कौन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले आंसर शुरू करते हैं और इसके परिभाषा देखते हैं। तो देखिए लिखा है, किसी काम, घटना, योजना या फिर जांच के समाप्त होने के बाद उसके तथ्यों के आधार पर यानी फैक्ट वगैरह के आधार पर उसके प्रूफ वगैरह, निष्कर्षों और वास्तविक स्थिति का लेखा जोखा प्रस्तुत करने वाले संक्षिप्त और व्यवस्थित विवरण को ही प्रतिवेदन कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में रिपोर्ट बोलते हैं दोस्तों। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी विषय की पूरी जांच पड़ताल करके तैयार की गई लिखित रिपोर्ट ही हमारा प्रतिवेदन है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों कि उच्च अधिकारियों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराना ताकि वे सही निर्णय ले सके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रतिवेदन। बहुत ही आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखेंगे कि प्रतिवेदन के मुख्य प्रकार के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो काम के आधार पर प्रतिवेदन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला हो गया व्यक्तिगत प्रतिवेदन दोस्तों। व्यक्तिगत, जब कोई अकेला व्यक्ति जैसे कोई अधिकारी या फिर डॉक्टर वगैरह किसी घटना या फिर स्थिति को देखकर अपनी निजी रिपोर्ट तैयार करता है तो वो हमारा हो जाता है व्यक्तिगत प्रतिवेदन। ठीक है, यानी पर्सनल रिपोर्ट। फिर दूसरा हो गया संगठनात्मक या फिर संस्थागत प्रतिवेदन दोस्तों। तो यह किसी कंपनी, कॉलेज या फिर दफ्तर की सालाना रिपोर्ट होती है जिसमें पूरे साल का कामकाज,
खर्च और मुनाफे का ब्यौरा वगैरह यानी उन सभी चीज़ों को दर्शाया जाता है। तो ये हमारा संगठनात्मक या फिर संस्थागत प्रतिवेदन हो गया दोस्तों। फिर हमारा तीसरा हो गया, वो है दोस्तों जांच या फिर समिति प्रतिवेदन। तो जब सरकार या फिर कोई विभाग किसी बड़ी समस्या या फिर घोटाले की जांच के लिए 6-7 लोगों का एक कमेटी बनाता है और वह कमेटी पूरी तरीके से जांच वगैरह करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार करती है उसे ही हम लोग समिति प्रतिवेदन या फिर जांच प्रतिवेदन कहते हैं। तो ये 3 प्रकार का प्रतिवेदन होता है दोस्तों, यानी 3 प्रकार का हम लोग का रिपोर्ट होता है, इंग्लिश में रिपोर्ट ही बोला जाता है। चलिए आगे देखेंगे कि प्रतिवेदन के प्रमुख अंग यानी कौन कौन सा अंग होता है। तो एक अच्छे प्रतिवेदन को मुख्य रूप से निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला हो गया शीर्षक होता है दोस्तों, उसमें तो सबसे ऊपर रिपोर्ट का एक छोटा और सुंदर नाम होना चाहिए जिससे तुरंत पता चले कि रिपोर्ट किस बारे में है। तो ये पहला शीर्षक जरूर होना चाहिए दोस्तों। फिर हो गया प्रस्तावना होनी चाहिए दोस्तों, यानी इसमें घटना या कार्यक्रम का समय, तारीख, स्थान और रिपोर्ट लिखने का कारण वगैरह यानी उद्देश्य वगैरह बताना जरूरी है, प्रस्तावना होनी चाहिए। फिर तीसरी है ये है कि मुख्य विषय वस्तु यह सबसे बड़ा भाग है, इसमें जांच के दौरान मिली सभी सच्चाइयों को, गवाह वगैरह का बयान, आंकड़ों वगैरह को क्रम से लिखा जाता है, जो कि हमारा मुख्य विषय वस्तु हो गया। फिर हमारा चौथा हो गया निष्कर्ष या फिर सुझाव, निष्कर्ष और सुझाव, ठीक है। तो अंत में समिति अपनी राय देती है कि गलती किसकी थी और भविष्य में ऐसी समस्या को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो ये अंतिम में लिखा जाता है। उसके बाद लास्ट में जो है दोस्तों वो नीचे दाईं ओर जो कि हस्ताक्षर किया जाता है, यानी सबसे नीचे दाईं ओर रिपोर्ट लिखने वाले व्यक्ति या फिर कमेटी के सदस्यों का साइन होता है और उसका पदनाम लिखा होता है, ठीक है। तो ये सभी जो है इसका प्रमुख अंग होता है या फिर प्रारूप आप समझ सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेट समझ सकते हैं। चलिए प्रतिवेदन का प्रमुख विशेषताएं देखेंगे कि आखिर एक अच्छे प्रतिवेदन में कौन कौन सी खूबियां होती है। तो देखिए निम्नलिखित खूबियां होनी चाहिए दोस्तों, क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए पहला ये हो गया कि सच्चाई और तथ्य होनी चाहिए। तो प्रतिवेदन हमेशा सच्ची बातों और सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। इसमें खुद की मनगढ़ंत कहानियां या फिर अफवाहों का कोई भी जगह नहीं होता है, यानी इसमें खुद की बातों को नहीं लिखना है, कोई भी मनगढ़ंत अफवाह वगैरह को नहीं लिखना है, ठीक है। इसमें जो भी होना चाहिए वो सच बात और सबूत वगैरह पर ही आधारित होनी चाहिए। फिर देखिए दूसरा विशेषता है दोस्तों कि छोटा और सटीक होना चाहिए, यानी जो हमारा ये हो गया क्या दोस्तों, तो हमारा जो प्रतिवेदन है वो पूरी तरीक़ा से छोटा और सटीक होना चाहिए। इसे बिना वजह लंबा नहीं खींचना चाहिए, कम शब्दों में पूरी बात कहना ही सबसे अच्छी खूबी मानी जाती है इसमें। फिर अगला हो गया कि बिल्कुल साफ और सरल भाषा में होनी चाहिए। इसकी भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि कोई भी साधारण व्यक्ति इसे एक बार में पढ़कर पूरी बात को, पूरी रिपोर्ट को, पूरे प्रतिवेदन को समझ सके, ठीक है। फिर हो गया अगला दोस्तों, अगला विशेषता है कि निष्पक्षता होनी चाहिए। तो रिपोर्ट लिखते समय किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, जो सच है वही लिखना चाहिए, किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए या फिर किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, जो सच है वो लिख देना चाहिए। फिर अगला विशेषता है सिलसिलेवार विवरण। तो बात हमेशा क्रम से होनी चाहिए, यानी जो भी बातें हैं वो हमेशा क्रम से होनी चाहिए, जैसे पहले क्या हुआ वो लिखना है, फिर क्या हुआ वो लिखना है और अंत में क्या हुआ वो लिखना है, इस तरीका से लिखा जाना चाहिए। तो ये सभी प्रमुख विशेषताएं हैं प्रतिवेदन का दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिवेदन लिखते समय कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी ध्यान रखने योग्य बातें। तो देखिए पहला बात ये हो गया कि भाषा साधारण होनी चाहिए। इसमें मुहावरे, कविताएं या फिर फिल्मी डायलॉग वगैरह का प्रयोग पूरी तरीका से मना है, इन सभी का प्रयोग नहीं करना है। तो भाषा जो है वो गंभीर और ऑफिस की होनी चाहिए, यानी साधारण भाषा, ठीक है। फिर हो गया नंबरिंग का प्रयोग करना। बड़ी बातों को पैराग्राफ में लिखने के बजाय पॉइंट में लिखना, जिसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे नंबरिंग डालकर लिखें ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति का समय भी बच सके, उन्हें अच्छे से समझ भी आ सके, ठीक है। फिर हो गया सबूत वगैरह अटैच करना। अगर आपके पास घटना से जुड़े कोई बिल वगैरह है, कोई फोटो वगैरह है, कोई दस्तावेज वगैरह है, तो उसे रिपोर्ट के पीछे अटैचमेंट के रूप में जरूर लगाना चाहिए। तो ये हमारा एक प्रतिवेदन के लिए एक अच्छे प्रतिवेदन के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर हो गया कि अन्य पुरुष का प्रयोग दोस्तों। तो रिपोर्ट में मैंने देखा है, मुझे लगता है, ये सब नहीं लिखना है, उसके जगह पर लिखना है कि ऐसा पाया गया है या फिर समिति की राय ये है,
जैसे शब्दों का प्रयोग करना, मैंने या फिर अपना पर्सनल चीज यानी कि नहीं लिखना। ठीक है, तो ये प्रतिवेदन का लेखन विधि था, आप समझ सकते हैं, यानी लिखने से पहले जो जो ध्यान में रखने योग्य बातें वो था। चलिए निष्कर्ष अब देख लेते हैं इसका। तो निष्कर्ष हमारा दोस्तों कि सरल भाषा यानी सरल शब्दों में कहें तो प्रतिवेदन किसी भी दफ्तर या फिर समाज के लिए एक आईना की तरह काम करता है। यह बीती हुई कल की घटनाओं का बिल्कुल सच और साफ रूप दिखाने का काम करता है दोस्तों। इसके बिना कोई भी बड़ा अधिकारी या फिर सरकार भविष्य के लिए सही नीति या फिर योजना नहीं बना सकती। तो ये प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आपको ये पढ़ लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अगला हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, इसलिए हम लोगों ने इसका लिया है। ये आपको BBMKU के लिए सेमेस्टर 4 का जब एग्जाम हुआ था तब ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक समाज में मीडिया लेखन की भूमिका और इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी आधुनिक युग में मीडिया लेखन का क्या भूमिका है। तो चलिए आंसर समझेंगे। तो आधुनिक समाज पूरी तरीका से सूचनाओं पर ही टिका है और इसकी मुख्य धुरी जो है वो मीडिया लेखन है। जब किसी समाचार या फिर विचार को अखबार, टीवी, रेडियो या फिर इंटरनेट के जरिए जनता तक पहुंचाने के लिए लिखित रूप दिया जाता है तो उसे हम लोग मीडिया लेखन कहते हैं। यानी कोई भी समाचार हो गया, कोई भी विचार हो गया, उसे टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, रेडियो या फिर इंटरनेट के जरिए जनता तक पहुंचाने के लिए जो लिखित रूप दिया जाता है उसे ही हम लोग मीडिया लेखन कहते हैं दोस्तों। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और यह लेखन समाज को जागरूक करने तथा सरकार पर नियंत्रण रखने का सबसे शक्तिशाली माध्यम जो है हमारा मीडिया लेखन होता है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप समझ गए। चलिए अब देखते हैं कि आधुनिक समाज में मीडिया लेखन की क्या भूमिका है। तो आधुनिक समाज में या फिर आधुनिक युग में मीडिया लेखन केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में इसकी निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। किन किन क्षेत्र में? तो देखिए, पहला हो गया सूचना प्रदाता के रूप में, यानी सूचना देने के रूप में, प्रदाता के रूप में। तो आधुनिक समाज में लोग पल पल की खबरों के लिए मीडिया पर ही निर्भर रहते हैं। देश विदेश की राजनीति के लिए आर्थिक और सामाजिक घटनाओं को सरल और सटीक भाषा में लिखकर जनता तक पहुंचाना मीडिया लेखन की सबसे प्राथमिक भूमिका होती है। तो सूचना वगैरह प्राप्त करने के लिए। फिर दूसरा हो गया लोक शिक्षण और जागरूकता के लिए दोस्तों। तो मीडिया लेखन समाज की कुप्रथाओं वगैरह को, अंधविश्वासों को और स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे कि महामारी वगैरह हो गया या फिर कोई स्वच्छता अभियान वगैरह, उन सभी के प्रति जागरूक करने का भी काम करता है। यह आम नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की शिक्षा देता, उन्हें जागरूक करता है। ठीक है, फिर अगला हो गया दोस्तों, चलिए अगली भूमिका देखेंगे, वो ये है कि जनमत का निर्माण। जब किसी ज्वलंत मुद्दे जैसे कि पर्यावरण का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया या फिर महिला सुरक्षा वगैरह का मुद्दा हो गया, तो इन सभी पर मीडिया में लेख, संपादकीय या फिर ब्लॉग वगैरह लिखे जाते हैं तो वे समाज की सोच को प्रभावित करते हैं। मीडिया लेखन बिखरी हुई जनता को एक मुद्दे पर एकजुट कर जनमत तैयार करवाने का काम करता है, लोगों को जागरूक करने का भी काम करता है। चलिए फिर हो गया हमारा अगला भूमिका है दोस्तों कि सरकार पर नियंत्रण। सरकार की नीतियों की समीक्षा करना, भ्रष्टाचार को उजागर करना और जनता की समस्याओं को शासन तक पहुंचाना मीडिया लेखन का एक बहुत ही अनिवार्य भूमिका रहती है या फिर भूमिका है। इसके माध्यम से प्रशासन की जवाबदेही तय होती है। तो ये सभी भूमिका है। चलिए अगला भूमिका हो गया कि मनोरंजन और सांस्कृतिक संवर्धन दोस्तों। तो प्रिंट और डिजिटल मीडिया में कहानियां, कविताएं, फिल्मी समीक्षाएं और सांस्कृतिक लेख समाज का स्वस्थ मनोरंजन करता है और हमारी संस्कृति को जीवित रखने का काम करता है। तो ये सभी जो है आधुनिक युग में भूमिका रहा है मीडिया लेखन का। चलिए मीडिया लेखन का महत्व देख लेते हैं, आखिर मीडिया लेखन का क्या महत्व है। तो आधुनिक समाज में मीडिया लेखन का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला हो गया कि सत्य और प्रामाणिकता का आधार। तो सोशल मीडिया के इस दौर में जहां फेक न्यूज वगैरह का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत सारा फेक न्यूज वगैरह फैलता भी है, वहां मुख्य धारा के मीडिया लेखन यानी समाचार पत्रों, प्रामाणिक वेबसाइटों वगैरह का महत्व और भी बढ़ गया है। यह समाज को अफवाहों से बचकर
सच्चे और जांचे हुए तथ्य वगैरह प्रदान करने का काम करता है, यानी सच्चे और तथ्य वगैरह यानी जांचे हुए रिपोर्ट वगैरह प्रदान करने का काम करता है। चलिए अगला हो गया दोस्तों रोजगार परक महत्व। तो मीडिया लेखन आज के समय में युवाओं के लिए कैरियर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन चुका है। इसके माध्यम से लोग कंटेंट राइटर बन रहे हैं, न्यूज एडिटर बन रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटर बन रहे हैं, कॉपी राइटर बन रहे हैं और स्वतंत्र पत्रकारों के रूप में लाखों लोगों को रोजगार वगैरह मिल रहा है दोस्तों। तो इसका ये भी महत्व हो गया। चलिए अगला महत्व देखेंगे व्यापार और अर्थव्यवस्था को गति देना। तो मीडिया लेखन का एक मुख्य हिस्सा विज्ञापन लेखन है, यानी विज्ञापन वगैरह एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके अपने प्रोडक्ट वगैरह को दिखाना, जिसमें दोस्तों किसी भी नए उत्पाद या फिर सेवा की जानकारी उपभोक्ताओं तक आकर्षक शब्दों में पहुंचाकर या देश के व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करने का भी काम करता है ये मीडिया लेखन दोस्तों। चलिए अगला हो गया कि व्यवसाय वैश्वीकरण में सहायक। आज पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बन चुका है जहां लोग एक दूसरे से जो है व्यापार कर रहे हैं। इंटरनेट और डिजिटल मीडिया जैसे कि वेबसाइट्स वगैरह, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह के माध्यम से दुनिया के एक कोने में बैठा व्यक्ति दूसरे कोने की संस्कृति और विचारों से तुरंत जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये सभी प्रमुख महत्व है मीडिया लेखन का। चलिए अब मीडिया लेखन के प्रमुख प्रकार देख लेते हैं। तो मीडिया लेखन का प्रमुख प्रकार में पहला हमारा हो गया प्रिंट मीडिया लेखन, जिसमें हमारा आ जाता है समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए समाचार लेखन हो गया, रिपोर्ट वगैरह हो गया, फीचर लेखन और संपादकीय लेखन वगैरह। तो ये सभी जो है हमारा प्रिंट मीडिया लेखन होता है दोस्तों। फिर हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेखन, जिसमें हमारा हो गया रेडियो के लिए रेडियो जॉकी जिसको आरजी बोला जाता है, इसका स्क्रिप्ट और टीवी चैनलों के लिए न्यूज एंकरिंग स्क्रिप्ट और टिकर जो कि नीचे चलने वाली जो पट्टियां होती, तो ये सभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेखन हो गया। तीसरा हो गया डिजिटल और न्यू मीडिया लेखन दोस्तों, जिसमें हमारा हो जाता है वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया जिसमें एक्स यानी कि ट्विटर वगैरह, फेसबुक, यूट्यूब, स्क्रिप्ट और पॉडकास्ट के लिए किए जाने वाला आधुनिक लेखन जो कि हमारा डिजिटल और न्यू मीडिया लेखन है। तो ये सभी प्रमुख प्रकार है मीडिया लेखन का दोस्तों। चलिए अब निष्कर्ष देख लेते हैं हम लोग। निष्कर्ष है हमारा कि संक्षेप में कहें तो आधुनिक समाज में मीडिया लेखन समाज को जागरूक करने और दिशा देने का सबसे बड़ा साधन है। यह जनता तक सच्ची खबरें पहुंचाता है दोस्तों, सरकार की कमियों को उजागर करता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। डिजिटल युग में इसकी भूमिका पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि मोबाइल वगैरह पर तुरंत हम लोग को 1 मिनट में कोई भी सूचना मिल जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे देखेंगे, ट्रिक देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक देखेंगे जो कि पत्र लेखन का ट्रिक है। पत्र लेखन का यानी अधिकारी वगैरह को लिखने का पहला ट्रिक देखेंगे। पहला हमारा ये हो गया, यानी कोई भी अधिकारी, तो आपके शहर में गंदगी के लिए आप अधिकारी को लिख रहे हो, कोई रिपोर्ट यानी फिर हो गया आपको किसी के लिए भी लिखना है, जैसे देखिए कि जल संकट के लिए लिखना है, सफाई व्यवस्था के लिए लिखना है, बिजली की समस्या वगैरह के लिए लिखना है, सड़क की खराब स्थिति वगैरह के लिए, इन सभी विषय में से यानी कोई भी चीज़ों के लिए अगर आपको पत्र लिखना पड़े कोई अधिकारी को, तो उसके लिए ट्रिक दे रहे हैं ये, जिसे हम लोग औपचारिक पत्र भी बोलते हैं। इसका प्रारूप हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट देखेंगे। तो आपको सबसे पहले लिखना है सेवा में, फिर आपको लिखना है मुख्य अधिकारी का नाम या फिर आयुक्त वगैरह, नगर आयुक्त का नाम, फिर हो गया अपना यानी वो उनका एड्रेस लिखना है, फिर अपने शहर का नाम लिखना है। ठीक है, फिर दिनांक लिख देना है दोस्तों। देखिए ये फॉर्मेट है, आप लोग अच्छे से समझिए। दिनांक लिख देना, जैसे हमने लिख दिया 30 अगस्त 2026। फिर विषय हो गया, विषय की जगह पर लिखिएगा कि हमारे क्षेत्र में, तो यहाँ उसके बाद समस्या लिखना है, जैसे कि मान लीजिए बिजली की समस्या के संबंध में, जल संकट के संबंध में, शहर में गंदगी फैलने के संबंध में, इस तरीका से आपको विषय लिख देना। ये हो गया। फिर आपको लिखना है दोस्तों, वैसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पत्र लिखा होगा तो आपको जानकारी होगा, आप खुद से भी बैठा के लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को बता दे रहे हैं ताकि जिनको नहीं पता वो अच्छे से समझ लें। फिर लिखना है महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारे क्षेत्र, अपने इलाके का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद लिख दीजिएगा मैं पिछले कुछ समय से चल रही समस्या, फिर लिख दीजिएगा समस्या जो भी है उसे लिख देना अच्छे से, जैसे कि पानी की कमी हो गया, बिजली की कटौती होगी, इस तरह की खराब स्थिति जो भी है उन सभी की ओर, यानी ये समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ आपका ध्यान।
फिर लिखना है कि इस समस्या के कारण हमारे इलाके के निवासियों का जीवन बहुत ही कठिन हो गया। फिर 2 लाइन आपको एक्स्ट्रा जोड़ देना है, जैसे कि इससे जो है बिजली ना होने से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, आपको 2 लाइन जोड़ देना। पानी रोज ना आने से काम रुक गया है, ऐसा जोड़ देना। अगर पानी का मैटर है तो सड़क खराब है तो उसकी जगह पर आप लिख दीजिएगा कि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, आने जाने में दिक्कत होती है। तो 2 लाइन आपको यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है। उसके बाद लिखना है कि इस विषय में पहले भी शिकायत की गई थी लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। ये आपका फॉर्मेट है। फिर लास्ट में आपको लिख देना है दोस्तों कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे क्षेत्र की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द उचित कदम उठाने की कृपया करें। हम सभी क्षेत्रवासी आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। फिर आपको अपना भावदीय लिख के अपना नाम लिख देना, फिर मोहल्ले का नाम, इलाके का नाम। तो इस तरीका से आपको कोई भी अधिकारी को पत्र लिखना है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिखा है कि शहर में फैली गंदगी को दूर करने के लिए एक शिकायत पत्र लिखा है हमने। चलिए देखते हैं कैसे लिखें। तो सेवा में आपको देखिए क्वेश्चन से ही मिल जाएगा कुछ चीज़ें, ठीक है। तो महानगर पालिका कार्यालय जो कि देवनगर, रांची, झारखंड, इस तरीके से आपको अपना कुछ भी एड्रेस लिख देना। हमने वैसे ही एग्जाम्पल के लिए लिखा है, डेट लिख दिया है दोस्तों। फिर लिखा है विषय में लिखा है कि देवनगर क्षेत्र में फैली गंदगी एवं चरमराई सफाई व्यवस्था के संबंध में महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान देवनगर में पिछले कुछ समय से व्यक्त अत्यधिक गंदगी और नगर पालिका की सफाई विभाग की घोर लापरवाही की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस विषय में पहले भी शिकायत की गई थी लेकिन अब तक कोई भी सुधार नहीं हुआ है। तो इस तरीका से आपको लिखना है। फिर लिखना है कि वर्तमान स्थिति यह है कि मुख्य चौराहे और गलियों में कूड़े का ढेर लग चुका है। सफाई कर्मी नियमित रूप से कचरा उठाने नहीं आ रहे हैं, जिससे यह कचरा सड़कों पर बिखर रहा है। सड़ते हुए कचरों के कारण पूरे क्षेत्र में असहनीय दुर्गंध वगैरह फैल गई है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया जैसी संक्रामक महामारियों के फैलने का आसान खतरा पैदा हो गया है दोस्तों, जिससे स्थानीय निवासियों का जीना दुर्भर हो गया है, ठीक है। फिर आपको लिखना कि अतः आपसे अनुरोध है कि जन स्वास्थ्य की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कदम उठाएं। युद्ध स्तर पर इस कचरे को हटवाने तथा समूचे क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने की कृपा करें। यह सभी क्षेत्रवासी आपके अत्यंत आभारी रहेंगे सकारात्मक कार्रवाई की प्रत्याशा में। तो इस तरीका से आपको लिखना। आपने जो है दोस्तों पहले भी बहुत ज़्यादा पत्र लिखा होगा, बस आपको थोड़ा सा हिंट चाहिए था, ठीक है। फिर आपको भावदीय लिख देना, अपना नाम लिख देना, अपना अगर गांव वगैरह अपना लिख देना, बस ये हो गया, ठीक है। तो ये कोई भी अधिकारी को लिखने आए तो आपको इसी तरीका से इसी फॉर्मेट पर लिख देना। फिर चलिए दूसरा जो हमारा है वो है अनौपचारिक पत्र दोस्तों। इसमें आपको कौन से पत्र आता है? तो इसमें आता है हमारा समय का सदुपयोग और पढ़ाई के लिए, महाविद्यालय में प्रवेश के लिए, जन्मदिन की शुभकामना या फिर परीक्षा की तैयारी, यानी सीधा समझिए अपने माता पिता भाई बहन को जो पत्र लिखा जाता है वो अनौपचारिक पत्र होता है, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो इसका प्रारूप देखते हैं। तो देखिए प्रारूप हो गया, पहले अपना पता लिखना है, ठीक है। पता लिखने के बाद दिनांक लिखना है दोस्तों। फिर संबोधन करना है। अगर पिताजी को लिख रहे हैं तो लिखिएगा आदरणीय पिताजी, मित्र को लिख रहे हैं तो लिखिएगा प्रिय मित्र, फिर उसका नाम लिख दीजिएगा रोहन, जो भी है मित्र का नाम वो लिख दीजिएगा। फिर आपको नीचे लिखना है सादर प्रणाम पिता के लिए लिखना है और दोस्त वगैरह के लिए स्नेह नमस्ते, इस तरीके से लिखना है। फिर मुख्य बातें हो गया जिसमें लिखना है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी वहाँ कुशल मंगल होंगे। आपका पत्र मिला जानकर बहुत खुशी हुई। फिर यहाँ आपको 2-3 लाइन लिख देना, जैसे कि अपने मर्जी से, ठीक है। जैसे पढ़ाई अच्छी चल रही है, ऐसे वैसे पैसा चाहिए, परीक्षा समाप्त हो गई है, जन्मदिन पर मुलाना, ये सभी चीज़ें आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा। अभी आपको एक एग्जाम्पल भी देंगे। फिर आपको नीचे लिखना है घर में सभी बड़ों का मेरा प्रणाम कहना और छोटे को बहुत सारा प्यार कहना, आपके पत्र का इंतजार रहेगा। ऐसा लिखने के बाद नीचे लिख देना आपका आज्ञाकारी पुत्र। अगर बेटे यानी पुत्र लिखना तभी जब आप पिताजी को लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप दोस्त वगैरह को लिख रहे हैं तो लिखिएगा तुम्हारा प्रिय मित्र, भाई को लिख रहे हैं तुम्हारा प्रिय भाई, ठीक है, बहन, इस तरीक़ा से फिर अपना नाम लिख देना। तो इस तरीक़ा से रहता है फॉर्मेट। अब देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहे हैं जो कि हम लोगों ने लिखा है कि मित्र को सफलता पर बधाई पत्र के लिए। तो देखिए सबसे पहले लिखना था एड्रेस हम लोगों ने लिख दिया।
फिर दिनांक लिख देना, फिर लिखना है प्रिय मित्र राहुल, हमने राहुल नाम लिया। आप जो भी लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन हाँ क्वेश्चन में अगर नाम दिया है तो आपको नाम लिखना है, लेकिन क्वेश्चन में नाम नहीं रहता, ठीक है। अस्ने नमस्ते, फिर लिखना है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ सकुशल और आनंद से होंगे। आज सुबह से समाचार पत्र में, यानी आज सुबह के समाचार पत्र में तुम्हारा परिणाम देखा, यह जानकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि तुमने ग्रेजुएशन की सेमेस्टर परीक्षा में पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह शानदार सफलता पर मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। ऐसा बधाई देने के लिए हम लोगों ने पत्र लिखा है। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम्हारी दिन रात की कड़ी मेहनत और लगन रंग लाएगी। तुमने न केवल अपना बल्कि हम सभी मित्रों और अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तुम्हारी इस सफलता से मुझे भी आगे बढ़ने और मेहनत करने की प्रेरणा मिली है। तो ये सभी लिख देना, इतना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिख देना कि थोड़ा सा लिख देना नीचे कि जब तुम घर आओगे तब हम सब मिलकर इस खुशी का जश्न मनाएंगे। घर में आदरणीय माताजी और पिताजी को मेरा सादर प्रणाम कहना और छोटी बहन को बहुत सारा प्यार कहना। तो ये इस तरीक़ा से आपको लिखना है। आप देखिए ऐसा पत्र पहले लिखे होंगे और नहीं भी लिखे होंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको पैराग्राफ वगैरह चेंज कर करके लिखना है। एक ही में पूरा सटा सटा के मतलब कचरा जैसा नहीं लिख देना, ठीक है। आप एक लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आपको नीचे अपना लिख देना, तुम्हारा प्रिय मित्र, अपना नाम लिख देना। इस तरीक़ा से आपको लिखना है दोस्तों। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ देखा कि आपको अधिकारी के पास पत्र लिखने बोले तो कैसे लिखना है, आपको रिलेटिव वगैरह के पास पत्र लिखने बोले तो कैसे लिखना है। फिर हमारा आ जाता है कि निबंध आ जाता है दोस्तों। देखिए निबंध में हम आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे। आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, निबंध आपको अपने मन से लिखना रहता है, इसलिए उसमें बता पाना फॉर्मेट मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, पहले आप लोग लिखिएगा परिचय, ठीक है। कोई भी निबंध लिखिएगा परिचय थोड़ा सा लिखिएगा, एक पहले से थोड़ा सा हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है, शीर्षक, उसके बाद परिचय लिखिएगा, उसके बाद एक पैराग्राफ लिख लीजिएगा। फिर आपको उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके उसके बाद बीच में आपको लपेट के जितना लिखना हो लिख दीजिएगा, लास्ट में आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपको निबंध वगैरह लिखना है, वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा निबंध। यही वीडियो था दोस्तों, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो आपको एक छोटा सा लाइक कर देना। साथ ही साथ BBMQU की सभी विद्यार्थियों का आप तैयारी यहाँ करवाया जाएगा, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।